यूपी बीजेपी में सिर फटोबल की नौबत आ चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच इस वक्त मीडिया में खूब सुर्खियां चल रही हैं। कोई दिल्ली में बैठक कर रहा है तो कोई लखनऊ में, लेकिन दोनों के बीच अंतर बस इतना है कि कोई सरकार और संगठन के बीच अंतर बता रहा है तो कोई मंत्रियों के साथ आने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी जद्दोजहद में लगा है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में जो बैठक हुई है केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा के साथ, उसमें कुछ फाइनल भी हुआ या फिर नहीं। लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो ये भी बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम पद से जो है वो हट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुलाकात के दौरान ये कहा है कि उनको दिलचस्पी अब नहीं रही। तो सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार में बदलाव देखने को मिलेगा या फिर ये मामला अब और गहराएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, स्टूडियो में बैठे हैं और हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आखिर कितनी सियासत बदल रही है उत्तर प्रदेश की। कुलदीप सर हैं। कुलदीप जी, कितनी बदलाव कितनी तेजी के साथ आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल उत्तर प्रदेश के? देखिए, बदलाव तो अभी स्लो है, लेकिन निर्णय क्योंकि योगी के ऊपर हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हो, निर्णय लेना है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को, क्योंकि जेपी नड्डा तो औपचारिक तौर पर उनसे मुलाकात हो गई है, हालांकि लेटर वहीं से जारी होगा, लेकिन जो खबरें हैं वो बीते 3 दिनों से लगातार, जब से कार्यकारिणी की बैठक हुई है, कार्यकारिणी में जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार का जो अंतर बताया है और बड़े और छोटे की बात जब से छेड़ी है, उसके बाद से तमाम चर्चाएँ हैं। लेकिन देखिए, अगर खबरों की बात है तो खबरों में बीजेपी है। तमाम लोग सोशल मीडिया से लेकर के चैनलों से लेकर के तमाम तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है, मुख्यमंत्री के तौर पर कोई बदलाव होने वाला है। लेकिन जो फिलहाल जो स्थिति है, क्योंकि चूंकि यूपी में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जितना बड़ा योगी का कद है, योगी के टक्कर का कोई नेता नहीं है, और योगी की जो काम है, योगी का जो प्रशासन रहा है, उसकी पूरे यूपी में चर्चा रही है। और उन्हीं के चेहरे पर लोकसभा चुनाव भी इस बार का लड़ा गया था, उन्हीं की पूरी मेहनत थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा था, लेकिन अप्रत्याशित परिणाम आए हैं। नाराजगी की वजह से जो नुकसान हुआ है बीजेपी को, उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चा है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ये है कि चूंकि कोई उसके कंपेटिबली कोई चेहरा नहीं है, तो सरकार से बड़ा संगठन है, तो सबसे बड़ा मौका जो दिख रहा है मुझे, वो ये लग रहा है कि संगठन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि जिम्मेदारी भी जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी ने ले ली है कि हाँ, मेरे नेतृत्व में चुनाव में इतनी कम सीटें आई हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, तो ये माना जा रहा है कि जो संगठन में है उसमें बीजेपी बड़ा फेरबदल कर सकती है। केशव प्रसाद मौर्य, जैसा कि वो कह रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है, तो यानी वो ये बता रहे हैं कि संगठन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और संगठन में एक बड़ी महती अपनी भूमिका को भी वो देख रहे हैं कि हो सकता है पार्टी का जो आला कमान है वो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से दे दे। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति हैं कि उन्होंने पहली बार यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई, और 2017 से पहले और 2017 तक वही अध्यक्ष थे। इसीलिए उनका नाम भी बार बार योगी से कंपेयर किया जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनकी जगह में योगी आदित्यनाथ को कुर्सी मिल गई। हालांकि पहले इस बात की भी चर्चा थी कि वो ही बनेंगे, लेकिन अचानक से जब योगी आदित्यनाथ का नाम आया तो फिर केशव प्रसाद मौर्य नेपथ्य में चले गए। लेकिन हाँ, अभी भी जो चर्चाएं हैं वो 2017 से पहले वाले जो समीकरण हैं उन्हीं पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हाँ, केशव प्रसाद मौर्य के लिए कुछ चांसेस हैं। संगठन में उनके लिए कुर्सी खाली है, संगठन में कई कुर्सियां खाली हैं और कुछ खाली हो सकती हैं और कराई जा सकती हैं, ऐसा है। लेकिन अभी फिलहाल जो सरकार की बात है, सरकार में अगर मंत्रिमंडल का कुछ ऊपर नीचे हो जाए वो बात अलग है, लेकिन संगठन में ज़्यादा मौके अभी केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुझे लग रहे हैं। लेकिन केशव और योगी आदित्यनाथ की तुलना जिस हिसाब से की जा रही है, उसमें कितना बड़ा जनाधार केशव प्रसाद मौर्य का, हमारे साथ यशवंत सर भी हैं, कितना बड़ा जनाधार उनका दिखाई देता है कि जो उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा सकी। हमने देखा कि यूपी विधानसभा चुनाव में वो खुद अपना चुनाव हार गए, उसके बाद उनको कैसे डिप्टी सीएम बनाया गया, किस तरीके से उनको सरकार में बनाए रखा गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जो है वो योगी को कहीं ना कहीं
थोड़ा रोकने की कोशिश की जाती है इनको साथ में रख के, इनको या फिर ब्रजेश पाठक को? जहाँ तक केशव प्रसाद का मौर्य का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि इसकी वजह से जो है योगी को किसी तरह का कोई खतरा है उनकी सीट को लेके। जो अभी तक ये चल रहा, हालिया जो भी चल रहा है, इससे यही लगता है कि फेरबदल होगा कुछ, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो रिजल्ट आए उसमें फेरबदल होगा, मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मौर्य का सवाल है, मुझे लगता है कि उनको जो है संगठन में एक अच्छी जगह दी जा सकती है, ताकि एक बैलेंस जो है यूपी में और केंद्र के बीच में, और ये मान के चलिए कि योगी और मौर्य के बीच में एक बैलेंस बना के रखा रहा है। ठीक है। अब से कुछ ही समय पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात करने। हमारे साथ प्रशांत जी हैं। कुछ बताइए, अपडेट अभी क्या है फिलहाल कि राज्यपाल से मिलने के बाद किस मसले पर बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी राज्यपाल से मिले योगी आदित्यनाथ, तो माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर इनकी मुलाकात की है, क्योंकि जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, अभी बीच में सोशल मीडिया पर भी चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ सीएम पद से हट सकते हैं। तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। जैसे अखिलेश यादव ने भी टोंट कसी कि भैया यहाँ पर तो अंतर कलह जो है वो बाहर आ चुका है और अंदरूनी कलह की वजह से अब यूपी में कुछ बड़ा खेला होने वाला है और योगी आदित्यनाथ की जो सीट है सीएम की वो जाने वाली है। क्योंकि अभी हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, उन्होंने ऐसा कहा भी था, तो ऐसा लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में बैठकें हुई और यूपी में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और आगे आगे देखते हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, हो सकता है कि किसी को गद्दी मिले मंत्री पद की और कोई बड़ा मतलब पलटवार होने वाला है। अभी आपने हाल ही में देखा था जैसे कि मोहन भागवत से बैठक होने वाली थी योगी आदित्यनाथ की, लेकिन वो बैठक नहीं हुई। कोई कह रहा आज होगी कल होगी। उसके बाद भी माना जा रहा था कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की एक रणनीति तैयार कर ली गई है दिल्ली से और कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से अब हालात हैं, यहाँ लगता है कि कुछ बड़ा खेला होगा यूपी में। ठीक है, कुलदीप जी इशारा कर रहे हैं, कुछ उनके पास लेटेस्ट अपडेट है शायद। देखिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं बताऊं कि लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि वो विधानसभा के लिए सत्र चूंकि शुरू होने वाला है, उसमें संबोधन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उनके तहत मिलने गए थे वो राज्यपाल से। तो राज्यपाल से वो मिल करके वापस योगी आदित्यनाथ चले गए हैं। लेकिन इस बीच में जो सबसे जो मज़े में है, जो सबसे ज़्यादा इस पूरे खेल में बीजेपी के परिवर्तन में सरकार संगठन के बीच में जो सबसे ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी ले रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार अखिलेश यादव स्वयं एक्टिव होकर के ट्वीट कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें कि अब जो है यहाँ भगदड़ होगी, अब यहाँ पर जो सिर्फ फुटअव्वल हो रही है, बीजेपी के अंदर दो खेमे बन गए हैं, उसको लेकर के एक ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने। उस पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये केशव प्रसाद मौर्य ने ये जवाब दिया था। ये आप देखिए, उसमें लिखा हुआ, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, बीजेपी की प्रदेश देश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 लोकसभा विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। यह अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। अब आप देखिए, उसी में शिवपाल यादव की एंट्री होती है। शिवपाल यादव फिर उनके ऊपर रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि पीडीए सामाजिक न्याय का विस्तार की गारंटी है। पीडीए हर दलित, अल्पसंख्यक, वंचित और पिछड़े के अधिकार की गारंटी है। यह पीडीए की ताकत है जिसने सत्ता के मद में डूबी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोका और केंद्र में सहयोगी दलों पर उन्हें निर्भर कर दिया। यानी ये हार की जिक्र कर रहे हैं और ये पीडीए ही है जिसने सिराथू में आपको प्रचंड हार दी थी। यानी शिवपाल यादव केशव प्रसाद मौर्य को ये याद दिला रहे हैं कि आप वही हैं जिनको हार जो सिराथू में हुई थी वो हार याद दिला रहे हैं। यानी कि जो समाजवादी पार्टी है वो बैठ करके वो ये पूरे तमाशे को देख रही है दूर से बैठ करके कि कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। तो ये जो हलचल है ना, इससे समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर जो उनका वोटर है जिसने 2024 में वोट दिया है वो प्रफुल्लित है कि हाँ, समाजवादी पार्टी की वजह से ये सारी हलचल हो रही है। तो आने वाले अभी तो वक्त है, लेकिन जो नैरेटिव है वो अभी से सेट होने लगा। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में, जनता के दिमाग में बातें जाने लगी हैं कि अखिलेश यादव का जो असर है वो और मजबूत हो रहे हैं। और ये जो उपचुनाव है इसमें भी समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। हालांकि 5 सीटें उन्हीं की हैं, 3 सीटें बीजेपी की हैं, 2 सीटें सहयोगी दलों की हैं, यानी 5-5 का मुकाबला है। लेकिन उपचुनाव जो ना
और पिक्चर क्लियर करेगा यूपी की। और ये पूरी जो दौड़ है, इस दौड़ को भी का जो निष्कर्ष है ना, वो उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल भाई, जीत में तो सब आपके रहते हैं, जीत में किसने क्या किया वो सब आप भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपको हार का सामना करना पड़ता है या अप्रत्याशित गणित आपके सामने रिजल्ट के रूप में तैयार हो जाती है, तब आपके असल लोगों की पहचान होती है। हमारे साथ राजेश जी भी हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि जैसे ही बीजेपी की सीटें कम हुई, आपस में सिर फटुआ वाली नौबत जो कांग्रेस के लिए किसी अन्य पार्टी के लिए कही जाती थी, वो बीजेपी में भी शुरू हो चुकी है? देखिए, जब भी कभी चुनाव के नतीजे आते हैं और अगर उन चुनाव नतीजों का परिणाम जैसा हमने सोचा हो वैसा ना आए, तो ये कयास लगने भी जायज़ है। और एक पार्टी के अंदर कई तरह की जो विचारधाराएं होती है और उसकी बातें होती है, तो ये जो भी अभी बीजेपी में चल रहा है, यूपी बीजेपी में, वो होना स्वाभाविक था। जिस तरह के लोकसभा चुनाव के नतीजों की अपेक्षा की गई थी वैसे नहीं आए, तो उसके बाद संगठन में भी बदलाव होने की संभावना थी, जिसकी तस्वीर अब थोड़ी बहुत बनते हुए नज़र भी आ रही है। मीटिंगों का दौर भी जारी है और अब जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं वो जो है बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। और उपचुनाव नतीजों में जो रिजल्ट आना चाहिए, वो उम्मीद बीजेपी ये कर रही है कि वो क्लीन स्वीप करके जो पुराने घाव है उन्हें भरा जाए, क्योंकि 13 राज्यों में जो नतीजे आए उसमें से 13 सीटों पर उपचुनाव हुए और उनमें से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई और सिर्फ 2 सीटें एनडीए में आई। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सवाल खड़ा करती है कि क्या उसकी लोकप्रियता कम होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ यूपी को माना जाता था और यूपी में ही सबसे कम लोकसभा सीटें इस बार आई है। और ऐसे में ये देखना अभी दिलचस्प है कि क्या जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसमें बीजेपी की रणनीति क्या रहती है। क्या संगठन में बदलाव करते हैं या पार्टी में बदलाव होते हैं या सरकार में बदलाव देखने को मिलते हैं, तो ये सब पर चर्चा हो रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक जो है सियासत गरमाई हुई है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आने वाले दिनों पर ही छोड़ते हैं कि क्या कुछ बदलाव होगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल ऐसा माहौल बना चुके हैं जो सपा कांग्रेस के लिए बढ़िया साबित हो रही है, क्योंकि अखिलेश बगल वाली कुर्सी पर बैठकर गुदगुदी कर रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ का जो रवैया होता है वो किस तरीके का होता है। बहरहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी की हम और ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।